दोस्तों साल था 1999 का और महीना था सितंबर। अस्पताल में एम्बुलेंस के द्वारा एक शख्स को लाया जाता है और इस एम्बुलेंस के द्वारा जिस शख्स को लाया जाता है वो कोई आम मरीज नहीं होता। और इसके बाद अंदर वो नजारा रहता है जिससे जापान के बहुत पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। दोस्तों नागासाकी और हिरोशिमा में हुए परमाणु विस्फोट को बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन उस दिन डॉक्टरों ने वो नजारा देखा जिससे उन्हें हिरोशिमा नागासाकी के उस दौर का ख्याल वापस जिंदा हो गया। दोस्तों एम्बुलेंस के अंदर एक मरीज था जिसका पूरा शरीर कंकाल को छोड़ने लगा था। उसकी त्वचा पूरी तरीके से जल चुकी थी। शरीर के अंदर भरा हुआ द्रव शरीर से बाहर रिस रहा था। दोस्तों शरीर से बाहर द्रव इस तरह से निकल रहा था मानो कोई किसी कपड़े को निचोड़ रहा हो। उसके पूरे शरीर को थामे रखने के लिए पट्टियां बांधी गई थी, पर वो शख्स अभी भी बोल सकता था। वो बार बार कह रहा था कि मुझे मर जाने दो। दोस्तों इस शख्स का नाम था हिसाशी आउची। हिसाशी आउची एक न्यूक्लियर प्लांट में काम किया करता था और ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट जापान की राजधानी टोक्यो से 150 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों ये परमाणु रिएक्टर समुद्र के बिल्कुल बगल में था, क्योंकि परमाणु रिएक्टर के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए अधिकतर परमाणु संयंत्र समुद्र के किनारे ही लगाए जाते हैं। दोस्तों इस परमाणु संयंत्र में एक रिसर्च सेंटर भी हुआ करता था। दोस्तों साल 1997 में इसी परमाणु संयंत्र में एक धमाका हो जाता है और इस धमाके में दर्जन भर लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन मामला वहीं पर दबा दिया जाता है और इसके ठीक 2 साल बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है। देखिए हिसाशी आउची इसी परमाणु संयंत्र में काम किया करता था। दोस्तों नेचर में पाया जाने वाला यूरेनियम इस परमाणु संयंत्र में यूज होता था, जिससे बिजली बनाई जाती थी, मगर नेचुरल रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम को डायरेक्टली परमाणु संयंत्रों में यूज नहीं किया जाता है। परमाणु संयंत्रों में यूज करने से पहले यूरेनियम को कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और ये प्रोसेस काफी लंबी होती है, जिसमें काफी समय भी लगता है। दोस्तों इस परमाणु संयंत्र के अंदर मौजूद रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों ने इसी प्रोसेस को कम करने के लिए बहुत सारे परीक्षण किए, लेकिन ये परीक्षण केवल कागजों में थे। जमीनी स्तर में बहुत कम परीक्षण किए गए। दोस्तों रिसर्च इस तरह से चल रही थी कि बीच के बहुत सारे स्टेप्स को इन्होंने स्किप कर दिया था और डायरेक्टली रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी और इसी बीच प्रोजेक्ट की डेडलाइन निकल जाती है। दोस्तों 28 सितंबर 1999 तक फ्यूल तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन फ्यूल नहीं तैयार हो पाता है, इसलिए वहां के अधिकारियों ने बहुत सारे शॉर्टकट तरीके अपनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों साल 1999 में 30 सितंबर की सुबह के 10 बजे हैं। इस समय 3 लोग रिएक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। 34 साल का है हिसाशी आउची, 29 साल का मसाटो शिनाहारा और इन दोनों का सुपरवाइजर 54 साल का युटाका योकोकावा। दोस्तों हिसाशी और सोनोहारा एक टैंक में कुछ केमिकल मिलाने लगते हैं और वहीं पर इनका सुपरवाइजर दूर से बैठकर इनको ऑब्जर्व करता है। दोस्तों केमिकल के लिए ऑटोमेटिक पंप का यूज किया जाता है, लेकिन हिसाशी और उसके साथी ने उस दिन हाथों से ही काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में 5 किलो केमिकल मिलाया जाना था, परंतु हिसाशी और उसके साथी शिनोहारा हाथ से ही केमिकल मिला रहे थे, तो उन्होंने 5 किलो के बदले 35 किलो केमिकल मिला दिया। दोस्तों जिस बाल्टी से ये केमिकल मिला रहे थे वो थी स्टील की बाल्टी और इसी कारण इन सब परिस्थितियों में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और ठीक 30 मिनट बाद लगभग 10:30 बजे लैब के अंदर एक तेज नीली रोशनी फैल जाती है। देखिए रेडिएशन से निकलने वाली नीली रोशनी थी और ये रेडिएशन इतना तेज था कि लैब में रखे सारे अलार्म बजने लगते हैं। इसके बाद जल्दीबाजी में ये तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, जिसमें हिसाशी की तबीयत कुछ खराब होने लगती है और उसके आंखों से पानी निकलने लगता है और वह उल्टी करने लगता है। दोस्तों बाकी के 2 लोगों की हालत भी खराब थी, लेकिन हिसाशी की तबीयत ज्यादा खराब लग रही थी। आनंद फानंद में तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर शुरुआती जांच के बाद उनके खून के नमूने लेकर रेडिएशन टेस्ट के लिए भेज देता है। देखिए डॉक्टर्स को यहाँ पर अंदाजा तो था कि ये रेडिएशन का शिकार हो गए हैं, लेकिन कितना रेडिएशन इनकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है इसका अंदाजा नहीं था। बाहर से देखने में हिसाशी और उसके दोनों साथी
अच्छे ही नजर आ रहे थे। उन्हें मामूली सरदर्द और उल्टी की शिकायत थी। डॉक्टरों ने उन्हें दवा देकर इलाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अगले दिन जब उनके टेस्ट के रिजल्ट्स सामने आए तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। हिसाशी आउची के ब्लड में एक भी व्हाइट सेल जिंदा नहीं बचा था। इसका मतलब ये है कि हिसाशी का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। हिसाशी के क्रोमोसोम पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। क्रोमोसोम मतलब डीएनए का रॉ मटेरियल। दोस्तों, क्रोमोसोम का खत्म होना मतलब डीएनए का खत्म होना, और डीएनए का खत्म हो जाना मतलब शरीर में नई कोशिकाएं बनना बंद हो जाना, क्योंकि शरीर में हमेशा नई कोशिकाएं बनती रहती है और पुरानी मरते रहती हैं। और यहाँ पर हिसाशी आउची के ब्लड में डीएनए खत्म हो चुका था। इसका मतलब ये था कि हिसाशी आउची का शरीर अब नई कोशिकाएं बनाने के काबिल नहीं रहा था। दोस्तों, थोड़ा बहुत रेडिएशन एक्सरे से भी आता है। जब भी कभी आप अपनी चेस्ट का या अपने ब्रेन का या शरीर के किसी भी पार्ट का एक्सरे मशीन से कराते हैं तो उससे भी बहुत कम मात्रा में रेडिएशन निकलता ही है। दोस्तों, हिसाशी आउची के शरीर में लगभग 17 सीवर्ट रेडिएशन पाया गया। यहाँ पर सीवर्ट रेडिएशन नापने की इकाई होती है। दोस्तों, एक सीवर्ट रेडिएशन को आपको मैं आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए, इंसानी शरीर के सेफ रेडिएशन सोखने का जो पैमाना होता है वो लगभग होता है 1 सीवर्ट का 1,000वां हिस्सा, और वो भी पूरे 1 साल के अंदर। इसका मतलब है कि इंसानी शरीर अगर 1 सीवर्ट का 1,000वां हिस्सा पूरे साल भर में सोखता है तो वो सेफ रेडिएशन माना जाता है। और अगर आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो ये रेडिएशन की मात्रा 1 सीवर्ट के 1,00,000वें हिस्से के बराबर होती है। अब सोचिए, हिसाशी आउची के शरीर में 17 रिवर्ट रेडिएशन एक बार में जा चुका था। देखिए, हिसाशी के अलावा उसके 2 साथियों के शरीर में, एक के शरीर में 10 सीवर्ट रेडिएशन और एक में 3 सीवर्ट रेडिएशन पहुंच चुका था। दोस्तों, इस रेडिएशन का प्रभाव 3 दिन बाद दिखना शुरू होता है और इसके बाद तीनों को तुरंत टोक्यो के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। देखिए, इन तीनों में हिसाशी आउची की हालत सबसे नाजुक थी। जब तक उसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, उसकी हड्डियों ने मांस छोड़ना शुरू कर दिया था। उसके शरीर से पूरा लिक्विड निकल रहा था और शरीर को बांधे रहने के लिए जगह जगह पट्टियां करने की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों, उसके शरीर में खून बनना बंद हो चुका था और दर्द के मारे वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था। दोस्तों, डॉक्टर ने अंदाजा लगा लिया था कि हिसाशी आउची का बचना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद भी उसका इलाज जारी रखा गया। दोस्तों, डॉक्टरों ने उसकी बहन के स्टेम सेल्स उसके शरीर में प्रतिस्थापित किए। शुरू में इसके अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन बाद में शरीर ने इसे नामंजूर कर दिया। दोस्तों, सारे तरीके फेल हो चुके थे क्योंकि उसका शरीर हद से ज्यादा रेडिएशन के शिकार में आ गया था। दोस्तों, दुर्घटना के 59 दिन बाद हिसाशी आउची को एक हार्ट अटैक आता है। इसके बाद हिसाशी की मौत निश्चित थी। डॉक्टरों ने उसके परिवार से पूछा क्या इसे जिंदा रखना है। परिवार को अभी उम्मीद थी, इसलिए परिवार वालों ने डॉक्टरों से कह दिया था कि आप अपनी अंतिम सांस तक कोशिश कीजिए। दोस्तों, डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लिहाजा 3 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी हिसाशी आउची दोबारा होश में आ गया। और जैसे ही वो होश में आया, उसने सीधे डॉक्टरों से एक ही बात कही कि मुझे मर जाने दीजिए। दोस्तों, इसके बाद 21 दिसंबर को उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और लगभग 83 दिन तक दर्द से तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। उसका साथी शिनोहारा लगभग 7 महीने तक जिंदा रहा और उसके बाद उसकी भी मौत हो गई। उनका सुपरवाइजर युटाका योकोकावा बच गया, लेकिन उसको लापरवाही बरतने के जुर्म में जेल की सजा हो गई। दोस्तों, टोकाईमुरा जिस शहर में ये संयंत्र लगा हुआ था, वहाँ पर लगभग 3 लाख लोगों को घरों के अंदर बंद होना पड़ा। उन सभी की जांच की गई और किस्मत से किसी के अंदर भी बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं फैला था। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर इसके बाद भी काम करता रहा और साल 2011 में आई सुनामी के बाद इस रिएक्टर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।